नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1C लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा दिखाई पड़ रहा है आपको, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। रियल नंबर जो बनते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलके बनते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब लोग बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसमें जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज 1C में वो सभी आपके प्रूफ करने हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सभी सवाल इसी मेथड पे हैं और जो कुछ थोड़ा हटके हैं वही 2-3 सवाल हम बता रहे हैं, बाकी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। बहुत ही ईजी हैं, आप देखिएगा ज़रूर आपकी समझ में आएगा। पहले सवाल में नहीं तो दूसरे सवाल में बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, आपकी समझ में आते हैं तो ज़रूर करके दिखाइएगा, होमवर्क ज़रूर करके दिखाइएगा। हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमसे बात की कल और कह रहे थे कि ऐसा है, होमवर्क बच्चे दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, तो बड़ा बहुत ही ये गलत बात है कि आप लोग होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो कम से कम इतना आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप होमवर्क ज़रूर दिखाएं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, मैसेज करें या कमेंट करें, कुछ ना कुछ तरीके से हमारे तक मैसेज भेजें कि समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत रही जो होमवर्क नहीं कर पाए। ठीक है, फिर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेकर के चलते हैं पहले सवाल पर एक्सरसाइज 1C की कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें यही दिखाना है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना, हम लिखते हैं माना इसका विरोधाभास, माना इसका विरोधाभास, माना इसका विरोधाभास कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें दिखाना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी हमने इसके विरोधाभास में माना कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया, माना कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ए और बी लेते हैं, ए और बी लेते हैं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर b 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर b 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करते हैं, ये दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तब जब हमें ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई, तब 3√3 बराबर ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के। उसके बाद हमें क्या करना है, √3 बराबर ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा a बराबर 3b, a बराबर 3b। ठीक है, जब ये हो गया तो
इसलिए तीन ए और बी, 3a और b पूर्णांक हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या हो गई, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब ये वाली परिमेय संख्या हो गई तो इधर की भी ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तब क्या लिखेंगे? अतः तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या हो गई तब इसका विरोधाभास, हमने क्या माना था? इसका उल्टा, कि एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है सिद्ध हो गया तो इसका अपोजिट, कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अतः इसका विरोधाभास, कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया। कुछ नहीं, इसमें बेसिक सी बातें हैं, जरा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जितने भी एक्सरसाइज में सवाल हैं, 10 सवाल हैं, सभी इसी टेक्निक पे आधारित हैं, लेकिन जो भी कुछ टाइप से बदले हैं वो हम आपको करवा रहे हैं, बाकी सभी आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होमवर्क करके ज़रूर फ़ोटो खींच के दिखाइएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा सवाल आपको बताएंगे, थोड़ा हटके है, और फिर दूसरे के बाद आपको 7 नंबर का बता देते हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, आशा है दोस्तों सभी की समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहाँ पर दिक्कत आ रही, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से सवाल उतार लीजिएगा, कर लीजिएगा, फेर पर कई बार लगाइएगा। नहीं समझ में आता है ज़रूर पूछेगा, अगले वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें सॉल्व करेंगे। बस आप लोग रिप्लाई ज़रूर करें। यूट्यूब पर पहुंचते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और सबसे पहले आप वीडियो देखने आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब दूसरे नंबर का सवाल है। प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है, बस इसमें सिंगल नंबर्स है, उसमें डबल नंबर्स था। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चंस की तरीके से इसमें भी करना है, इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस
क्वेश्चन में हम थ्योरी कम लिख रहे हैं ताकि पहले सवाल में हमने थ्योरी खूब लिख दी थी, वही थ्योरी है। अब क्या करना, हम ऐसे दो पूर्णांक लेते हैं, हम ऐसे दो पूर्णांक कौन से लेना है, ए और बी। ठीक है, ए और बी ही लिया था मैंने पहले भी सवाल में, जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब ये प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर a बटा b। ठीक है, √5 बराबर a बटा b आपका हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका b है ये इधर आ जाएगा, तब हो जाएगा आपका √5b बराबर a, √5b बराबर a हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग फॉर बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, इसका वर्ग करेंगे तो 5b² बराबर a²। क्या बचा, 5b² बराबर a²। ठीक है, और जब ये बचता है तब हमें इससे ये मालूम हुआ कि अतः इसमें जो संख्याएं हैं, अतः a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप में एक लाइन और लिखनी है कि यदि a और b में एक के अतिरिक्त, एक तो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है सभी में, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आपको लिखनी है। एक बार मैं फिर रिपीट करे दे रहा हूँ, आराम से सुन लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा कि यदि a और b में एक के अलावा, वन के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं। यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं तो हमें भाग देनी नहीं। ठीक है, तो अतः a² 5 से विभाज्य है, तब 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 5c लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, जो a का मान है, a बराबर 5c है, ये उठा के समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, तब हम लिखेंगे a के इस मान को, a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a के इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तब क्या हो जाता है, समीकरण 1 में यहाँ पर तो ये हो जाता है 5b² बराबर, a की जगह में क्या रखना है, a की जगह 5c रखनी है, तो यहाँ जब हम 5c रखेंगे तो 5 25 c² हो जाएगा, 25 c²। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, b² बराबर ये जो 5 है, ये 5 एकम 5, 5 25 कट गया तो बचा 5c², b² बराबर 5c²। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ है कि b² 5 से विभाजित हो जाता है, b² 5 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है।
इसीलिए बी भी उसे विभाजित करेगा, इसलिए बी भी उसे विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसीलिए बी भी उसे विभाजित करेगा। तब अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन है? 3 है। ठीक है, अतः 5 है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि ऊपर का सभी नोट कर लीजिएगा। सवाल थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए साफ करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैंने किसी सवाल में साफ नहीं किया, आपको कीबोर्ड पर करवा दिया है। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। ए और बी सह अभाज्य हैं। इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि ए और बी जो है वो सहाभाज्य हैं, इसीलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है। कि कमी के कारण है। ठीक है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः निष्कर्ष क्या निकल गया? √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। आशा है सभी के समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक सवाल जो है दूसरे टाइप से और भी है, 7 नंबर का सवाल है, वो आपको एक और बता दें ताकि आप ये प्रश्नावली पूरी कर लें। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में सभी सवाल जो है प्रूव करने हैं, सभी सवाल दर्शाने हैं। ठीक है, आपको ये सवाल करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 1C पूरी हो जाएगी। उसका होमवर्क करके दिखाइएगा। कुछ बच्चों के पास बुक्स उपलब्ध हो चुकी हैं, हमें पता है, लेकिन वो होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा मक्कार बच्चे हैं। ठीक है, एक और बता रहे हैं 7 नंबर का, उसके बाद आपके सभी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरीके से माना इसके विपरीत, इसके अपोजिट माना हमने कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने ये माना कि एक परिमेय संख्या है, अतः ऐसी सहअभाज्य संख्याएं कौन से में प्राप्त होंगी? सहअभाज्य संख्याएं ए और बी, संख्याएं ए और बी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि √3 - 1 बराबर a बटे b। ठीक है, अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे, a और b इधर ले आएंगे, 1 उधर ले जाएंगे, तो √3 - a बटे b बराबर 1 हो गया। ठीक है, फिर या इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर √3, या ऐसा करते हैं √3 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इधर रखते हैं 1, और जो है a - b भी इधर लेके आते हैं, ये भी माइनस हो गया, बराबर √3। ठीक है, या √3 बराबर b - 1। ठीक है, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a और b पूर्णांक हैं, इसलिए। ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इधर है, √3 बराबर, ये इधर ही ले जाते हैं, तो ये a बटे b + 1 हो जाता है। ठीक है, यही ठीक है। अब a और b पूर्णांक, चूंकि a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a बटे b + 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है, ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इसका अपोजिट, हमने इसका विरोधाभास माना था, परंतु इसका विरोधाभास, ठीक, विरोधाभास क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमारी कल्पना, हमने माना था ना। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन लिख लेना है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अतः चलो हम लिख दे रहे हैं, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूफ दैट। आशा है आप सभी की समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके खूब आराम से समझिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।